हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेल? You have learned that biology is the study of living organism. There is a huge range of living organisms from microscopic amoeba to the huge blue whale. But all living organisms has a basic feature in common. They are made up of building blocks called cells. हमने अभी बायोलॉजी के बारे में स्टडी की कि जो बायोलॉजी होती है वो क्या होता है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। तो इसमें जो है बहुत ही ह्यूज रेंज के और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। जैसे कि अमीबा जो कि माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, और बहुत ही बड़ा यानी ब्लू व्हेल जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो इसमें बहुत सारी रेंजेस ऑफ वेराइटीज़ के एनिमल्स और प्रेजेंट होते हैं। बट क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी बेसिक फीचर और कॉमन फीचर से बने हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं हम उन्हें, जिसको कि हम सेल कहते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं। Cell is the fundamental structural and functional unit of all living beings. It is the smallest part of the body of an organism which is capable of independent existence and of performing the essential functions of life. सेल जो है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बीइंग की। ये बहुत ही छोटी होती है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है बॉडी का। जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है सेल। ये एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली और परफॉर्म करती है सभी एसेंशियल फंक्शंस को जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। Every organs in our body, the skin, brain, the muscles, or even the bones, is composed of hundreds of thousands of such cells. Means जो हर एक ऑर्गन हमारी बॉडी में है, चाहे वो स्किन हो, चाहे ब्रेन हो या मसल्स हो, इवन बोन्स भी हजारों सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। Similarly, even every parts of a plant, leaves, flowers, roots, and even the wood is composed of existingly large number of cells. जो plants के parts होते हैं वो भी बहुत सारी cells से मिलकर बने हुए हैं। Every cell has its own life. Old and weak cells in the body continuously die and are replaced by new cells. हर एक जो सेल होती है हमारी बॉडी की वो उसकी खुद की लाइफ होती है। ओल्ड और जो कि वीक सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डाई होते रहते हैं और उन्हें रिप्लेस करती रहती हैं न्यू सेल्स। मीन्स कंटिन्यूसली वो डाई करेंगे तो वीक सेल्स और जो ओल्ड सेल्स होंगे वो वहाँ से हट जाएंगे और उनकी प्लेस पर कौन आ जाएगा? न्यू सेल्स आ जाएंगी। रेड ब्लड सेल्स फॉर इंस्टेंस डाई आफ्टर अबाउट 120 डेज। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज़ की, और 120 डेज़ के बाद ये जो होती हैं ये डाई कर जाती हैं। मीन्स इनको रिप्लेस कर देती हैं न्यू रेड ब्लड सेल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग आवर सेल्स स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट। सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं इंक्लूडिंग आवर सेल्फ यानी हमें मिलाकर भी जो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? एक सिंगल सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है। आज जो है हम इतने बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बट हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सिंगल सेल से, जिसको कि हम क्या कहते हैं? जाइगोट। सेल्स आर सो स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक that they cannot be seen with the naked eyes. It was therefore natural that their existence could not be detected by man until he invented magnifying aids in the form of microscope.
सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं कि हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हमें तब तक पता नहीं था कि सेल्स होती हैं या नहीं, जब तक कि माइक्रोस्कोप नहीं बने थे। जब से माइक्रोस्कोप जो है इन्वेंट हुए हैं, तब से ह्यूमन बीइंग को पता लगा कि हाँ, सेल्स इतने छोटे होते हैं और सेल्स से मिलके ही हम बने हुए हैं। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज constructed by Dutch scientist एंटोन वैन लीeuwenhoek हुक, जो कि 1632 से 1723 तक इनका लाइफ स्पैन था। एंड ही वॉज एन ऑर्डिनरी पब्लिक ऑफिशियल हु ग्राउंड लेंसेज एंड मेड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन एज अ हॉबी। इन्होंने पब्लिकली और ऑफिशियली हर जगह लेंसेज का यूज़ किया और जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है उन्होंने उसको हॉबी में लिया अपनी। और ही इज़ सेड टू बी हैव कंस्ट्रक्टेड 400 माइक्रोस्कोप। इन्होंने 400 माइक्रोस्कोप बनाए थे। बेसिकली ऑल हिज माइक्रोस्कोप कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। जितने भी इनके माइक्रोस्कोप थे वो ज़्यादातर सिंगल कॉन्वेक्स लेंस से बने हुए होते थे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? एंटोन वैन लीeuwenhoek। सो सम ऑफ दीज माइक्रोस्कोप हैड कंसिडर्ड मैग्नीफाइंग अप टू 200 टाइम्स। 200 टाइम्स कोई भी जो पार्टिकल होता था वो हमें बड़ा दिखता था सिंपल माइक्रोस्कोप से। वन ऑफ लीeuwenhoek microscope is shown in figure 2.1. In this microscope, the eye was applied close to the lens on one side and the object was mounted on the needle like screw point on the opposite side of the lens. इस माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि आई जो होती थी, आई को कहाँ रखना पड़ता था? लेंस के पास। एक साइड जो होता था उसके लेंस के पास रखना पड़ता था, और जो ऑब्जेक्ट होता था उसको, जैसे कि निडल लाइक होती थी, अगर निडल लाइक है तो वो हमें अच्छे से नहीं दिखेगी, बट इनकी ग्लासेस के पास रखेंगे और दूसरी साइड रखेंगे तो क्या होगा? लेंसेज के साइड हमें वो चीज़ 200 टाइम्स बड़ी दिखेगी। सो एक साइड हम अपनी आई को रखेंगे, दूसरी साइड ओपोजिट साइड कोई भी स्क्रू पॉइंट मीन्स छोटा सा ऑब्जेक्ट रखेंगे जो कि हमें बड़ा दिखे। सो ये था एक्सप्लेनेशन लीeuwen's सिंपल माइक्रोस्कोप का। रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग टू लेंस फॉर अचीविंग ग्रेटर मैग्निफिकेशंस। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 2 लेंसेज का यूज़ किया था अपने माइक्रोस्कोप में, ताकि और अच्छा और मैग्नीफाई हमें इमेज दिख सके। सच माइक्रोस्कोप वॉज लेटर नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऐसे माइक्रोस्कोप को बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम दिया गया। इन हुक्स माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट टू बी सीन वॉज प्लेस्ड ऑन द स्टेज बिलो एंड लाइट फ्रॉम एन ऑयल फ्लेम वॉज थ्रोन ऑन इट। इस माइक्रोस्कोप में कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमें देखना है उसको नीचे रखा जाता था और उस पर लाइट डाली जाती थी ऑयल फ्लेम से, जिससे कि क्या, और वो बाय द मीन्स ऑफ जो लाइट डाली जाती थी वो किसके द्वारा डाली जाती थी? कॉनकेव मिरर के द्वारा। हुक्स एग्जामाइन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर हिज माइक्रोस्कोप। जैसे कि ये जो स्लाइस दिख रही है ये हुक ने एग्जामाइन की थी। ये जो है ये कॉक की स्लाइस इन्होंने पहले अपने जो माइक्रोस्कोप था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन्होंने इसको ही एग्जामाइन किया था और इन्होंने देखा था कि ये जो है ये ब्लॉक्स की बनी हुई है। एंड ऑब्जर्व दैट इट वॉज मेड ऑफ टाइनी ब्लॉक लाइक कंपार्टमेंट पाइल्ड अप टुगेदर। इन्होंने ये देखा कि ये जो बनी हुई है थिन, ये जो थिन कॉक बनी हुई है, स्लाइस ऑफ कॉक, ये बॉक्स लाइक इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं बहुत सारे। दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ द रूम और सेल्स और द monks in a monastery, so he said that its cork was made of cells। इन्होंने फिर कहा कि ये जो कॉक्स में बने हुए हैं ये सेल्स हैं।
The cells which Hooke saw were all dead cells. They had only the empty boxes or the walls. जो हुक ने स्लाइस ऑफ कॉक देखी थी उसमें ओनली डेड सेल्स प्रेजेंट थे, इसलिए उन्हें सिर्फ एम्प्टी बॉक्सेस दिख रहे थे बॉल्स पर. The ordinary compound microscope of today is greatly improved design of original Hooke's microscope. जो ordinary compound microscope का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही improved डिज़ाइन है जो कि Hooke's माइक्रोस्कोप से बहुत ही क्या है इम्प्रूव है. ये जो है ये क्या है ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये इसके पार्ट्स के नेम दिए हुए हैं. द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडेड फर्दर टू अननोन फैक्ट्स. फर्दर अननोन फैक्ट्स जो थे वो इसमें जुड़े. हमें और बाद में पता चला कि सेल्स में और क्या क्या होता है. इट कैन गिव एन मैग्निफिकेशन टू ओवर 2 lakhs time as against the ordinary microscope which magnifying an object up to maximum about 2000 time. हमें 2000 टाइम जो था वो बहुत, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो उतना ही उसकी साइज़ बड़ी दिखती थी 2000 टाइम. द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप uses light which is went by glass lenses to magnify the image. जो ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसमें हम लाइट का यूज़ करते थे ग्लास लेंसेज के द्वारा. बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ इसमें किसका यूज़ करते हैं बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स का यूज़ किया जाता है जो कि मैग्नेट से वेंड रहती हैं. ये जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. नाउ सेल थ्योरी. In 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, announced that every plant is made up of a large number of cells. जो मैथियस स्लाइडन थे जर्मन बॉटनिस्ट, इन्होंने बताया था कि जो हर एक प्लांट बना होता है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बना होता है. और he added that each of these cell performs various life processes. और जो हर एक सेल होती है वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है, हर एक सेल जो प्रेजेंट होती है प्लांट में. तो जो स्लाइडन थे इन्होंने बताया था प्लांट्स के बारे में. अ ईयर लेटर थियोडर श्वान, जो थियोडर श्वान थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था. जैसे कि स्लाइडन ने बताया था, ऐसे आप ध्यान रखो कि जो स्लाइडन थे वो एक बॉटनिस्ट थे. तो बॉटनिस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स पर रिसर्च करते हैं और जो श्वान थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स की सेल थ्योरी दी थी. सो ही मेड ऑल सिमिलर डिस्कवरीज इन एनिमल्स. श्वान ने जो डिस्कवरी की थी वो एनिमल्स पर की थी. ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स which serve as the unit of structure and function. इन्होंने जो श्वान थे उन्होंने बताया था कि जितनी भी एनिमल सेल्स होती हैं और प्लांट्स जो भी कंपोस्ट करती हैं सेल्स कंपोज करती हैं, ये सब किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं. और ये सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. एंड दिस इज़ इन शॉर्ट, इन सभी थ्योरीज़ को मिला के इन शॉर्ट में क्या कहा गया, सेल थ्योरी. हैविंग बीन प्रपोज बाय श्वान एंड सचलेडन इन द ईयर 1839. रुडोल्फ वर्च्यू इन 1858 मेड एन एडिशन to the cell theory by saying that all cell arise from pre-existing cells. जो रुडोल्फ वॉच थे इन्होंने 1858 में बताया था कि जितनी भी इन्होंने भी सेल थ्योरी में एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया था जो कि ये था कि सेल्स जो अराइज करती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज करती हैं. मीन्स जो पहले मौजूद सेल्स थी उनसे ही सेल्स अराइज करती हैं. सो इन्होंने भी सेल थ्योरी में एक पॉइंट दिया था. द सेल थ्योरी स्टेट्स द 3 मेजर पॉइंट्स. फर्स्ट, cell is the smallest unit of structure of all living things.
सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जितने भी स्ट्रक्चर्स एंड लिविंग थिंग्स के, उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। द सेल इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और हर एक की जो फंक्शनल यूनिट भी है वो भी सेल ही है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितनी भी सेल्स अराइज होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होती हैं। व्हाट डज द सेल थ्योरी मीन? सेल थ्योरी का मतलब क्या है? टेक टू एग्जाम्पल अ प्लांट सच एज मैंगो एंड एन एनिमल सच एज फ्रॉग। हम 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं सेल्स थ्योरी को समझने के लिए। प्लांट लेते हैं एक जो कि है मैंगो, एक एनिमल लेते हैं जो कि है फ्रॉग। स्ट्रक्चरल यूनिट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है। इफ़ वी टेक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग और एनी पार्ट ऑफ फ्रॉग प्लांट ऑफ मैंगो प्लांट एंड एग्जामाइन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, इट विल शो सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अगर हम कोई भी पार्ट लें बॉडी का जो कि फ्रॉग की बॉडी है, या कोई भी पार्ट लें मैंगो प्लांट का, तो अगर हम उसे एग्जामाइन करें माइक्रोस्कोप के अंडर में तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट, एनी फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ फ्रॉग और इन द मैंगो प्लांट इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इट्स सेल। कोई भी फंक्शन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, तो हमने एग्जाम्पल लिया है फ्रॉग और मैंगो का, तो उनकी बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि सेल में एक्टिविटी हो रही है, इसलिए हर एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ फ्रॉग इज़ ड्यू टू द contraction of muscle cell. Food is digested by the enzyme which the cell of gut secrete. Digested food is absorbed by the cells and absorbed food is used up in the cells for various metabolic activities. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है फ्रॉग। फ्रॉग में जो मूवमेंट होता है वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो मसल सेल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, तभी मूवमेंट होता है। फूड जो होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है? जो गट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को, और एंजाइम जो है वो फूड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सेल द्वारा, और जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो सेल्स यूज़ कर लेती हैं अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। सो ये तो हो गई फ्रॉग की बात। अब हम करते हैं मैंगो की बात। इन द मैंगो प्लांट फोटोसिंथेसिस अकर इन द सेल ऑफ लीव्स। द रूट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल एंड सो ऑन। मैंगो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होता है? लीव्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो रूट सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। कहाँ से? सॉइल से। सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करता है? जो रूट सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को सॉइल से। और बहुत सारी फंक्शंस जो होते हैं वो सभी फंक्शन सेल्स के कारण ही होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट। सेल कैन डाई एंड आर रिप्लेस। द बॉडी ऑफ फ्रॉग आर ऑफ द mango tree is composed of millions and millions of cells. Many of these cells continuously die and are replaced by new ones which are performed by the division of younger cells. Formation of cells from pre-existing cell is never ending chain. जो बॉडी है फ्रॉग की या फिर मैंगो प्लांट की वो मिलियन ऑफ सेल्स से बनी हुई है, और ये जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूसली डाई होते रहते हैं और रिप्लेस करते रहते हैं न्यू वन सेल से। और ये जो न्यू वन सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? जो यंगर सेल्स हैं उनका डिवीज़न होता है, तब न्यू सेल्स मिलते हैं। तो ये डिवीज़न जो होता है ये चलता रहता है, और ओल्ड और जो डाई मतलब वीक सेल्स होती हैं वो डाई होती रहती हैं और कंटिन्यूसली रिप्लेसमेंट होता रहता है। तो ये जो है ये नेवर एंडिंग चेन है, ये कभी ख़त्म होने वाली चेन नहीं है, ये नेवर एंडिंग चेन है और ये फॉर्मेशन चलता रहता है सेल का। ऑल लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल।
जितनी भी लाइफ स्टार्ट होती हैं वो सभी सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती हैं। द लाइफ ऑफ द फ्रॉग एंड द लाइफ ऑफ मैंगो ट्री स्टार्टेड एज अ फर्टिलाइज एग एंड एज अ सीड रिस्पेक्टिवली। जो लाइफ स्टार्ट होती है फ्रॉग की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है फर्टिलाइज एग से, और जो मैंगो की लाइफ होती है वो एक सीड से स्टार्ट होती है। द एग वॉज अ सिंगल सेल प्रोड्यूस बाय द सेल्स ऑफ ओवरी ऑफ मदर फ्रॉग। जो एग बना है, एग क्या है, एग एक सिंगल सेल है जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, जो मदर फ्रॉग होगी उसमें जो ओवरी होगी उसकी सेल्स से बना है। ये मदर फ्रॉग जिसने कि उस फ्रॉग को बर्थ दी है, तो उस फ्रॉग मदर फ्रॉग की ओवरी में जो सेल्स हैं उसने ही प्रोड्यूस किया है एग को। तो इसकी जो लाइफ स्टार्ट हुई वो कहाँ से हुई, सिंगल सेल से, क्योंकि एग जो होता है वो एक सिंगल सेल है। द मैंगो सीड had an embryo formed after pollination and fertilization, which also started as single cell in the ovary of flowers of the parent mango plant tree। जो मैंगो की सीड होती है वो क्या है, वो कहाँ से, जैसे कि एक एम्ब्रियो होता है, फॉर्म्ड आफ्टर कब बनती है ये, पॉलिनेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन के बाद। उसको हम क्या कहते हैं, सेल सीड जो होती है वो सिंगल सेल होती है, जो कि फ्लावर में जो कि मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के फ्लावर में जो ओवरी प्रेजेंट होती है वहाँ से बनती है। तो सीड भी एक सिंगल सेल है, और मैंगो की जो लाइफ स्टार्ट हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई, एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई। ये हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि सेल थ्योरी क्यों ली गई या उसका क्या इम्पोर्टेंस है। सेल, हाउ न्यूमरस, लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें उतनी ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसकी बॉडी में। सिंगल सेल्ड, मैनी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल। कुछ जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो ओनली सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। उसकी एग्जाम्पल क्या है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, सिंगल सेल्ड। ओके, सो दीज, इसकी एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अमीबा। ये सभी जो एग्जाम्पल है सिंगल सेल्स के, इनमें सिंगल सेल होती है। फ्यू सेल्स, कुछ सेल्स होना। Some very small plants and animals are made up of relatively few cells। कुछ सेल्स के बने होते हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल्स, जस्ट अ फ्यू हंड्रेड्स और फ्यू थाउजेंड सेल्स, कुछ हंड्रेड और थाउजेंड सेल्स के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल्स स्पायरोगायरा एंड वॉलवॉक्स। मल्टी सेल्ड जिनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अराउंड अस इंक्लूडिंग आवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ मिलियन एंड बिलियन ऑफ सेल्स। हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और इंक्लूडिंग हम भी, मतलब जो आवर सेल्फ, हम भी किससे बने हुए हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं। तो हम किस में आते हैं, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। Example, human being and mango. An average size adult human constitute approximately, एक जो एवरेज साइज ह्यूमन होता है उसमें कम से कम कितने होल बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन दी होल बॉडी। होल बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं होल बॉडी में। 10,000 million nerve cells in the brain cortex। ब्रेन कॉर्टेक्स में 10,000 million nerve cells होते हैं। 5 to 6 million red blood cells and 7,000 white blood cells per cubic meter of blood। इतनी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। सेल्स, हाउ स्मॉल, सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड आर सीन ओनली विद द माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं, बहुत छोटी होती है। स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया, सेल्स आर दी बैक्टीरिया 0.3 to 5.0 माइक्रोमीटर
and red blood cells about 7 micrometer in the human body. स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? बैक्टीरिया है। और ब्लड सेल की जो साइज़ होती है वो 7 माइक्रोमीटर होती है, और बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है वो 0.3 से 5.0 माइक्रोमीटर तक होती है। तो ये जो है ये एग्जाम्पल्स हैं स्मॉलेस्ट सेल के। नाउ लॉन्गेस्ट सेल्स आर नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। इमेजिन अ नर्व सेल एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर फिंगर टिप अप टू द स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड योर बैकबोन। अब इमेजिन कीजिए आपकी जो फिंगर टिप है वहाँ से लेकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड? बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ तक जाती है आपकी एक नर्व सेल। सो इमेजिन कीजिए कितनी लंबी होगी। मीन्स ये जो एग्जाम्पल है ये है लॉन्गेस्ट सेल का। लार्जेस्ट सेल आर दी वर्ड सेल। जो लार्जेस्ट सेल है वो वर्ड सेल होती है। एक्चुअली द सेंट्रल येलो स्फीयर जो होता है उसको हम एग मानते हैं, एग सेल। एग जो होता है उसको एक्चुअली जो एग होता है हम ओनली येलो स्फीयर जो होता है सेंट्रल में उसको मानती हैं। ऑस्ट्रिच एग बिफोर डेवलपमेंट बिगिंस इन इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड टुडे। जो ऑस्ट्रिच एग है वो ही सबसे लार्जेस्ट सेल है हमारे पूरे वर्ल्ड में। The white albumin of egg and the egg cell are extra parts added on the actual egg as it passes down the reproductive tract. जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है मीन्स जो वाइट पार्ट प्रेजेंट होता है एग में और एग सेल में वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है, बट इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है येलो, जो सेंट्रल में प्रेजेंट होता है येलो पार्ट। स्मॉलनेस ऑफ सेल अ ग्रेटर इफिशियंसी। अगर सेल स्मॉल है तो उसकी ग्रेटर इफिशियंसी होगी। सेल्स जनरली रिमेन्स स्मॉल इन साइज एंड दिस इज सो फॉर टू रीजन्स की वजह से होता है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर रैपिडली फॉर दी सेल्स टू फंक्शन इफेक्टिवली। जो डिफरेंट सेल्स रीजन में प्रेजेंट है वो जल्दी से कम्युनिकेट कर लेती हैं एक दूसरे को रैपिडली और फंक्शंस करती हैं इफ़ेक्टिवली। तो इस कारण से प्रेजेंट है। जो इस सेल्स होती हैं वो इस कारण से स्मॉल होती हैं। सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो फॉर ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल स्मॉल होती हैं इसलिए जो इनका सरफेस एरिया जो होता है वो लार्ज होता है और इनमें जल्दी डिफ्यूज़न हो जाता है। कोई भी जो सब्सटेंस है वो अंदर और बाहर जल्दी आ जा सकता है। तो इसलिए स्मॉलनेस ऑफ जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये एग्जांपल दिया है क्यूब का कि एक जो क्यूब लिया वो लिया है 2 mm। सो इनका मल्टीप्लाई किया है तो 24 स्क्वायर mm आया है। नाउ फिर उसको कट किया है 8 से स्मॉलर पार्ट में, उसको रिड्यूस कर दिया है तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है। तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ही जो डिफ्यूजन होगा वो अब होगा। तो छोटी सेल्स इसलिए होती हैं। स्मॉल साइज ऑफ सेल्स प्रेजेंट अ लार्ज सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो। द लार्ज सरफेस एरिया आर रिलेटिव टू वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंश्योर ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ। अगर लार्ज सरफेस एरिया है तो उसमें क्या होगा, सेल में जल्दी से कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि डिफ्यूज़ होंगे। न्यूट्रिशन इनटू द सेल, न्यूट्रिशन आराम से जा पाएंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम इंटीरियर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो आसानी से जो इनर ऑफ द सेल है वो आउटसाइड आ जाएगा। रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन इनटू द सेल, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी सेल के और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो बाहर आ जाएगी। एनी डैमेज टू द सेल कैन ईजिली बी रिपेयर्ड। अगर सेल में कोई भी डैमेज हो जाता है तो सेल ईजिली रिपेयर हो जाती है क्योंकि उसका जो लार्ज सरफेस एरिया है और सेल बहुत ही छोटी है, स्मॉल है। सेल शेप टू सूट फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट होती है सेल का वैसा ही शेप होता है।
cells are very greatly in shape. These may be disc-like, polygonal, rectangular, cuboidal, thread-like, branched और even irregular shape की भी होती हैं. These shapes of cells are often related to the different functions perform. ये different functions होते हैं, इसलिए इनका cells का जो shape होता है वो भी different होता है. जैसे कि फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें एपिथेलियल सेल्स के दिखाना है, तो ये एपिथेलियल सेल भी देखिए 3 टाइप्स की हैं. ये 3 टाइप्स की हैं, इनके डिफरेंट 3 शेप हैं. तो इनके डिफरेंट 3 शेप होने के कारण ये 3 जो फंक्शंस हैं ना अलग अलग परफॉर्म करती होंगी. सब है एक ही में, एपिथेलियल ही हैं तीनों ही, बट फंक्शंस जो हैं इनके वो अलग अलग है. और जो बी एग्जाम्पल दिया हुआ है ह्यूमन ब्लड सेल, उसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिश शेप की हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, सभी का जो शेप है वो अलग अलग है और सभी की फंक्शंस भी अलग अलग होती हैं. इसलिए सी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है कार्टिलेज सेल्स, वो भी डिफरेंट शेप की हैं. कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी डिफरेंट शेप है इनका भी. स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स जो कि एग्जाम्पल ई है, इनका भी डिफरेंट शेप है क्योंकि इनका डिफरेंट फंक्शन है. और नर्व सेल, एफ एंड जी बोन सेल, एच स्मूथ मसल सेल्स, आई क्लेमिडोमोनास जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसका भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है और डिफरेंट शेप है. एंड जे प्लांट सेल जो कि लीफ से लिया गया है. के अमीबा जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. एंड एल गार्ड सेल जो कि प्लांट लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ये बीन शेप के होते हैं. ओके. ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और बाइकॉन्केव होते हैं. बाइकॉन्केव होते हैं मीन्स साइड से जो होते हैं उनकी थिकनिंग ज़्यादा होती है और जब हम उसके मिडल में जाते हैं तो क्या होते हैं, थिकनिंग कम हो जाती है. तो इसको हम बाइकॉन्केव शेप कहते हैं. मीन्स बाइकॉन्केव लेंसेज होते हैं ना, वैसे ही शेप के होते हैं कुछ, ताकि ये आराम से नैरो कैपिलरीज में भी पास कर पाएँ और ट्रांसपोर्ट कर दें ऑक्सीजन को. वाइट ब्लड सेल्स आर अमीबॉइडल, मीन्स जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अमीबॉइडल होती हैं. मीन्स अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ताकि ये आराम से मूव कर पाएँ जैसे स्यूडोपोडिया के साथ. जैसे कि अमीबा जो होता है, मैं बता रही हूँ, अमीबा जो होता है वो मूव करता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से. तो लाइक ऐसे ही होते हैं, अमीबॉइडल ही होती है, इनका जो शेप होता है वो अमीबॉइडल होते हैं. दैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरीज वॉल, जो कि आराम से कैपिलरी वॉल्स के आर पार जा सके, इसलिए इनका क्या होता है, अमीबॉइडल शेप होता है. नर्व सेल्स आर लॉन्ग्स टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम डिस्टेंट part of the body to the brain and the vice versa. जो नर्व सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं ताकि ये इम्पल्स कर पाएँ, जो इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम होता है वो आराम से हो पाए, अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज जल्दी पहुंच जाए. मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टू पुल एंड स्क्वीज दी पार्ट्स. जो मसल सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं ताकि वो पुल कर पाएँ और स्क्वीज कर पाएँ पार्ट्स को. गार्ड सेल्स जो कि स्ट्रोमल पोर होते हैं, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होती हैं, वो बीन शेप की होती हैं ताकि वो ओपन और क्लोज कर पाएँ पोर को, इसलिए ये बीन शेप की होती हैं. तो गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो लीव्स के स्ट्रोमल पोर्स में प्रेजेंट होती हैं. सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही. आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू.